हेलो, लाइव होगी। क्या प्रॉब्लम तो ये ना छोटे वाली उसके पीछे ना कोमा लगा हुआ था। ओके 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 ठीक है, अब लाइव है ना, अब लाइव है। हाँ जी हेलो 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 हेलो, हाँ जी बच्चों, क्लास लाइव हो गई है। पता नहीं यार की में कोई पीछे कोमा लगा हुआ मैंने लिख दिया था यार, ये क्या क्लास चल रही है, किसी और के बैच में चल रही थी क्या मेरी क्लास? अभी मैं दिख पा रही हूँ, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। 10 मिनट लग गए पूरी क्लास को डिस्टर्ब हुए। हाँ जी चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके, ये टेक्निकल टीम वालों ने की मुझे गलत भेजी और मेरे पे डाउट कर रहे हैं ना। चलो स्टार्ट करें आज की क्लास। 10 मिनट तक लेट तक पढ़ेंगे, 10 मिनट पहले क्लास स्टार्ट होने में प्रॉब्लम हुई है ना बेटा, हमारे हाथ में नहीं है ये क्लास में। टीचर तो आ जाता है क्लास में 10 मिनट पहले, हम तो पहले ही आ गए थे ना। चलो आज स्टार्ट करते हैं, सब क्लियर है। लास्ट क्लास में हमने एनिमल टिश्यू यानी जंतु तक खत्म कर लिया था। आज हमारा एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है जिस चैप्टर का नाम है ह्यूमन न्यूट्रिशन। बच्चों क्या होता है, चैप्टर का मीनिंग क्या है? ह्यूमन न्यूट्रिशन, ह्यूमन का मतलब है मानव यानी मनुष्य, न्यूट्रिशन का मतलब होता है हिंदी में पोषण। मानव में पोषण किस प्रकार से होता है, बस ये चैप्टर का मीनिंग है। अब क्या होता है इस चैप्टर का मीनिंग एक्चुअल वो जानो बच्चों। आप सब लोग जानते हैं कि जितने भी लिविंग्स होते हैं, जितने भी सजीव होते हैं इस यूनिवर्स, इस संसार के अंदर, उन सारी लिविंग्स की बॉडी की ग्रोथ होती है, ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। जी मैम, शरीर की वृद्धि और विकास होता है। तो हमारा जो शरीर का वृद्धि और विकास होता है, तो हमारी बॉडी में एक दिन में हमारे जितने भी सारे ऑर्गन्स हैं, उन सारे ऑर्गन्स काम करते हैं। काम करने के लिए उनको क्या चाहिए होती है? एनर्जी यानी ऊर्जा चाहिए होती है। ये एनर्जी कहां से आती है? तो ये एनर्जी आती है न्यूट्रिशन प्रोसेस से। एक लाइन में इस चैप्टर का मीनिंग समझाऊं मैं आपसे, पूछूं कि आप खाना क्यों खाते हो? आप मेरे से बोलोगे मैम खाना नहीं खाएंगे तो बॉडी में एनर्जी ऊर्जा की कमी हो जाएगी, और अगर एनर्जी की कमी हुई तो कैसे बॉडी काम करेगा, कैसे हमारे ऑर्गन्स काम करेंगे, हम थके थके महसूस करेंगे, और अगर बहुत दिनों तक अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारे ऑर्गन्स फेल हो सकते हैं, हमारी बॉडी की डेथ हो सकती है। जी मैम बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, है ना। तो अब बात क्या है, ध्यान से सुनो। ह्यूमन न्यूट्रिशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, एक जैविक प्रक्रिया होती है जिसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि हम खाने में क्या खाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं खाने में क्या खाते हो, आप बोलोगे मैं वेजिटेरियन हूं, मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूं, मैं तो रोटी खाता हूं, सब्जी खाता हूं, दाल खाता हूं, ये खाता हूं, ये खाता हूं, बस यही हमें पढ़ना है। ह्यूमन न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। लिखिएगा इसकी परिभाषा कि इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द डेवलपमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन ह्यूमन बॉडी, इन ह्यूमन बॉडी इज नोन एज ह्यूमन न्यूट्रिशन, इज नोन एज ह्यूमन न्यूट्रिशन। मनुष्य के शरीर की वृद्धि और विकास के लिए ग्रहण किए गए तत्वों के बारे में अध्ययन करना मानव पोषण कहलाता है। क्या लिखोगे हिंदी में? मनुष्य के शरीर की वृद्धि और विकास के लिए, मनुष्य के शरीर की वृद्धि यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट यानी विकास के लिए ग्रहण किए गए तत्वों को, किए गए पोषक तत्वों को ग्रहण करना या खाना या लेना मानव पोषण कहलाता है। वो बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके थ्रू हमारे बॉडी के अंदर हम ऐसे न्यूट्रिएंट्स खाते हैं जो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में जाकर क्या करते हैं? हमारे शरीर की ग्रोथ और डेवलपमेंट करवाते हैं। अब जो हम खाने में खाते हैं हम जो भी खाने में खाते हैं वो आज बहुत खांसी हो रही है मुझे, जो खाते हैं उनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। बच्चों आपने पढ़ा होगा एक शब्द होता है ऑटोट्रॉप्स, जिसको बोलते हैं हिंदी में स्वयंपोषी, और एक होता है हेटेरोट्रॉप्स, है ना, उसको बोलते हैं हम परपोषी। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है जो अपना भोजन खुद से बना ले, जो अपना भोजन यानी खाना पीना जो है वो अपने शरीर के अंदर खुद से बना ले, उनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे ऑल ग्रीन प्लांट्स, सभी हरे पेड़ पौधे होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं और अपना भोजन खुद से बना लेते हैं। जबकि बच्चों हम लोग क्या है? हम लोग होते हैं हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स का मतलब होता है ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन खुद से ना बना पाए, वो अपने भोजन के लिए, वो अपने पोषण के लिए दूसरे बॉडी पे, दूसरी लिविंग बॉडी पे, किसी प्लांट पे, किसी एनिमल पे डिपेंड करे, उसको हम हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे हम खाते हैं अनाज, हम खाते हैं फल सब्जियां, तेल कहां से मिलता है? प्लांट पे, प्लांट से मिलता है, पेड़ पौधों से मिलता है, तो हम प्लांट्स पे डिपेंड हो गए। हम खाते हैं दूध दही घी, है ना, ये कहां से मिलता है? एनिमल से मिलता है, एनिमल प्रोडक्ट्स है। इसका मतलब हम लोग अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए, हम लोग अपने न्यूट्रिशन की प्रोसेस के लिए किस पे डिपेंड करते हैं? किसी दूसरे प्लांट और एनिमल पे डिपेंड करते हैं। इसीलिए हम लोग क्या है? हम लोग हेटेरोट्रॉप्स हैं। अब बात ये आती है बच्चों, जो भी सब कुछ हम एक दिन में खाते हैं, चाहे आप वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो, कुछ भी कोई मतलब नहीं है मुझे, है ना, आप जितना भी सारी चीजें खाते हैं, वो खाने में जो भी आपने खाया है, रसोई में पका के मुंह में रखा है, उन्हें आप क्या कहते हैं? उन्हें आप न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, उन्हें आप पोषक तत्व कहते हैं। तो एक दिन में जितना भी आपने खाना खाया है, तो बायोलॉजी की लैंग्वेज में जो आपने चीजें खाई है उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। आपको मैं एक बात बता दूं कि ये जो चैप्टर है ना, ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों का कॉमन चैप्टर होता है। बायोलॉजी में इसे ह्यूमन न्यूट्रिशन नाम से कहते हैं, केमिस्ट्री में इसको बायोमोलिक्यूल्स के नाम से बोलते हैं, जैविक अणु। कि ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे अणु जो हमारे बॉडी में सेल्स के लिए जरूरी होते हैं, उनको हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। बात ये आती है कि मान न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से खाते हैं, बस चैप्टर हमारा यहां से शुरू होता है। हम एक दिन में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स खाते हैं, किससे कितनी एनर्जी मिलती है, कौन कौन से पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, हम कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हम खाते हैं। तो बहुत ध्यान से सुनना बेटा, एक हम ऐसे न्यूट्रिएंट्स खाते हैं जिनको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। मैक्रो का मतलब होता है बेटा जो ज्यादा मात्रा में खाते हैं एक दिन में, जो हम ज्यादा मात्रा में, अब ज्यादा का मतलब है जो हम ग्राम्स में खाते हैं, जो ग्राम्स पर डे, एक दिन में आप ग्राम में खाते हो, उन्हें हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और दूसरे आते हैं बच्चों जिनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब हो गया जो हम एक दिन में कम मात्रा में खाते हैं। कम का मतलब होता है ट्रेस अमाउंट, ट्रेस का मतलब होता है बहुत कम अमाउंट में, और ये जो ट्रेस अमाउंट में खाते हैं हम, उनको हम क्या कहते हैं बेटा? उनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है मिलीग्राम पर डे, मिलीग्राम पर डे, यानी एक दिन में हम इन्हें कुछ मिलीग्राम्स में खाते हैं। बस क्वेश्चंस यहां से ही शुरू हो जाते हैं, बस क्वेश्चंस यहां से शुरू हो जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कौन कौन से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सबसे पहले समझो, जो हम एक दिन में ज्यादा मात्रा में खाते हैं, ग्राम्स में खाते हैं, उनको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जो एक दिन में हम ट्रेस अमाउंट में मिलीग्राम्स में खाते हैं, उनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। दोनों ही अपने लिए जरूरी है, दोनों ही हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। अब कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कौन कौन से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो समझो। मैक्रो न्यूट्रिएंट में एक नंबर पे आता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को हिंदी में कहते हैं शर्कराएं। अरे आपने सुना होगा आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है, आपने सुना होगा बेटा इसके साथ चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है, सब्जियों में कार्बोहाइड्रेट्स होता है, आपने नाम सुना होगा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, गैलेक्टोज, स्टार्च, ये सब क्या है? ये सब कार्बोहाइड्रेट्स होती है। अच्छा तो इन्हीं कार्बोहाइड्रेट्स को आप दूसरे नाम, कॉमन नाम में आप शुगर्स कहते हो, शर्कराएं कहते हैं। आप तो समझ गए ना कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होती है? शुगर्स होती है। हम एक दिन में बहुत सारी शुगर्स खाते हैं। अब आपको बोले हम तो चीनी खाते ही नहीं। अरे भैया शुगर का मतलब सिर्फ चीनी नहीं है, इंग्लिश में चीनी को शुगर कहते हैं। शुगर का मतलब है आप कुछ शुगर प्लांट से भी खाते हैं। अरे आप दूध पीते हो उसमें शुगर है, आप बादाम खाते हो उसमें शुगर है,
आपने केला खाया उसमें भी शुगर है, ठीक है, बस यही हमें पढ़ना है ना। चलो सुनो, दूसरा हम क्या खाते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट में, प्रोटीन्स। 2 नंबर पे हम क्या खाते हैं, प्रोटीन्स। आप बोलते हैं ना कि मैम हम प्रोटीन लेते हैं, मैं तो जिम जाता हूं तो मैं प्रोटीन रिच डाइट लेता हूं। हाँ, सब कुछ समझ में आएगा आगे। प्रोटीन क्या होते हैं, आपने दाल खाया प्रोटीन मिला, आपको सोयाबीन खाया आपने चाप खाई प्रोटीन मिला, है ना, आपने और मूंगफली खाया उसमें प्रोटीन मिला। तो आप प्रोटीन के लिए क्या क्या खाते हैं, ये प्रोटीन कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे एनर्जी मिलती है, ये पढ़ना ही तो है हमें। 3 नंबर पे हम खाते हैं बेटा मैक्रोन्यूट्रिएंट में फैट। फैट को थोड़े से पढ़े लिखे लोग लिपिड्स कह देते हैं, फैट को हिंदी में कहा जाता है वसा। बच्चों फैट और लिपिड्स क्या होती है, तेल, घी, मक्खन, छाछ, दही, है ना, इन सब में क्या होता है, फैट होता है बेटा। अभी फैट क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कितनी एक दिन में खानी चाहिए, कितनी इनसे एनर्जी मिलती है, ज्यादा खाओगे तो क्या हो जाएगा, बस यही तो पढ़ना है हमें। तो याद रखना है आपको कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और जो फैट होती हैं, जिनको हम लिपिड्स के नाम से भी जानते हैं, ये 3 होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो का मतलब होता है इन्हें हम एक दिन में ग्राम्स में खाते हैं, 200 ग्राम, 250 ग्राम, 300 ग्राम ऐसे ग्राम में खाते हैं। तो ये हमारे शरीर के लिए ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, इसीलिए हम इनको कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। इनको हम क्या कहते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब दूसरी तरफ बेटा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है जो एक दिन में हम कम मात्रा में खाते हैं, ट्रेस अमाउंट में खाते हैं। अब क्या क्या होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो बेटा मिनरल्स, मिनरल्स जिनको हम क्या कहते हैं, खनिज तत्व। मैम हम मिनरल्स खाते हैं जी, बिल्कुल खाते हैं। आप दूध पीते हैं, दूध में क्या होता है, कैल्शियम होता है। आप केला खाते हैं, केले में क्या होता है, मैग्नीशियम, पोटेशियम होता है ना। आप पालक खाते हैं, उसमें आयरन होता है। तो ये कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, ये सब क्या है, मिनरल्स है बच्चों। तो हमें पढ़ना पड़ेगा ना मिनरल्स कौन कौन से खाते हैं हम, कितने खाते हैं। अगर कैल्शियम ना खाओ तो क्या हो जाएगा, तो आपको ये तो पता होना चाहिए एक दिन में कैल्शियम की कितनी रिक्वायरमेंट है, एक दिन में कितना आयरन आपकी बॉडी के लिए जरूरी है जी मैम, है ना। और दूसरा हम जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खाते हैं वो खाते हैं विटामिन, जिसको हिंदी में हम विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं, विटामिन। अरे मैम हाँ, विटामिन के बारे में तो हमने सुना है जी, आपने बिल्कुल सुना होगा। आपने सुना होगा विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है। तो प्यारे बच्चों सुनो, अब चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, हमें चैप्टर में पढ़ने हैं 2 तरीके के न्यूट्रिएंट्स। एक वो न्यूट्रिएंट्स जो आप ज्यादा मात्रा में खाते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, जैसे प्रोटीन, जैसे फैट या लिपिड्स। दूसरी तरीके से हम खाते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जैसे मिनरल्स खाते हैं, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, है ना, ये सब खाते हैं, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, और हम खाते हैं विटामिन्स। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है विटामिन्स मैक्रोन्यूट्रिएंट है या माइक्रोन्यूट्रिएंट है, तो क्या करके आओगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, मैक्रो है या माइक्रो, तो क्या करके आओगे, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। अब जो मैं अगला पॉइंट बोलने जा रही हूं उसको बहुत ध्यान से समझना, बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं एग्जाम में। बच्चों ये जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, इनका हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है, इनका हमारे शरीर में चापचाई मेटाबॉलिज्म होता है, और जिस भी न्यूट्रिएंट का मेटाबॉलिज्म होता है उससे हमेशा हमारी बॉडी में एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ये जो 3 है ना बेटा, इन तीनों से हमारी बॉडी में क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। दीज आर एनर्जी मॉलिक्यूल्स, ये हमारे शरीर में जाकर ऊर्जा देते हैं, ये हमारी बॉडी में जाकर क्या करते हैं, एनर्जी देने का काम करते हैं। अब सुनो, ये मिनरल्स और विटामिन्स है ना, इनका मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, इनसे हमें एनर्जी नहीं मिलती है बच्चों, ये हमें किसी भी प्रकार की एनर्जी नहीं देते हैं। अब आप कहोगे मैम फिर हम विटामिन्स क्यों खाते हैं। अरे भैया विटामिन्स एनर्जी नहीं देते हैं, लेकिन विटामिन्स का अपना अलग काम है। विटामिन को बीमारी से बचने के लिए खाते हो। आप ना खाओ विटामिन ए, आपकी आंखों का विजन ब्लरी हो जाएगा, धुंधला हो जाएगा। आप ना खाओ विटामिन डी, आपकी हड्डियां कमजोर, दुबली पतली हो जाएंगी। इसका मतलब मैम आप ये कहना चाह रही हैं कि ये 3 खाएंगे तो ये हमें एनर्जी देंगे, जी मैम, जबकि विटामिन से हमें एनर्जी नहीं मिलती, जबकि मिनरल्स, खनिज तत्व, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, इनसे भी एनर्जी नहीं मिलती। एक बार बीपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि 2 ग्राम विटामिन से कितनी एनर्जी मिलेगी। बच्चों को लगा 2 ग्राम विटामिन तो बहुत ज्यादा होता है, कर देता हूं 50 किलो कैलोरी। अरे नहीं भैया, विटामिन से एनर्जी मिलती ही नहीं है। अगर मैं पूछूं कैल्शियम से एनर्जी मिलती है, आप कहोगे नहीं मैम, कैल्शियम का अपना अलग काम है। क्या आयरन से एनर्जी मिलती है, नो मैम, उसका अपना अलग काम है आयरन का। अच्छा, एनर्जी नहीं है तो क्या खाना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, लिपिड्स, इनसे हमें एनर्जी मिलती है बच्चों। ठीक ऐसे ही सुनो, आप पानी पीते हो, हाँ मैम, डॉक्टर क्या कहता है एक दिन में कम से कम 2.5 से 3 लीटर तो पानी पीना ही पीना चाहिए। अब मैं आपसे पूछूं कि जो पानी है वो पानी से क्या एनर्जी मिलती है, हाँ एग्जाम में पूछता है एक गिलास पानी में कितनी कैलोरीज एनर्जी होती है। अरे पानी में एनर्जी होती नहीं है। आप खुद सोचिए, अगर पानी से एनर्जी मिल रही होती तो हम रोटी के लिए भाग रहे होते क्या, आज हम खाना खा रहे होते क्या, पानी पीते। पानी से हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती है, पानी में ऊर्जा नहीं होती है, फिर हम पानी क्यों पीते। पानी का अपना काम है, पानी का अपना काम है भैया। पानी सर्कुलेशन में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, आपकी स्किन अच्छी रखता है, खून बनाने में हेल्प करता है, लेकिन एनर्जी नहीं मिलेगी पानी में। तो याद रखना, ना ही विटामिन से एनर्जी देते हैं, ना ही मिनरल्स यानी खनिज तत्व, ना ही पानी एनर्जी देता है। फिर एनर्जी के लिए क्या खाएं, तो बेटा एनर्जी के लिए ये खाओ, ये खाओ। तो अब हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, तो सुनो जरा। इसमें पढ़ेंगे हम कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स, इसमें हम पढ़ेंगे फैट, लिपिड्स, इसमें हम पढ़ेंगे विटामिन्स, इसमें पढ़ेंगे हम मिनरल्स। तब जाके हमारा चैप्टर ये खत्म होगा बेटा। मैम सर्दियों में पानी पीना चाहिए। अरे भैया सर्दी और गर्मी और बरसात का मौसम है, युवराज जी पानी नहीं पियोगे डिहाइड्रेशन हो जाएगा, मर जाओगे। फालतू की बातें मत करा करो। पानी 2.5 से 3 लीटर पानी आपको मिनिमम, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, चाहिए बॉडी को, नहीं तो फिर बहुत सारी दिक्कत होने लग जाती है, किडनी भी खराब हो जाता है कम पानी पीने से, आपको पता है। चलो अब देखो, 1 नंबर पे कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत बार सुना है कार्बोहाइड्रेट्स होती है। आपको अब सारे डाउट खत्म होंगे, आखिर ये कार्बोहाइड्रेट्स होती क्या है। नंबर 1 पे लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, और इन्हीं कार्बोहाइड्रेट्स को आम भाषा में या कॉमन लैंग्वेज में हम किस नाम से जानते हैं, इन्हीं को मैम हम शुगर्स के नाम से जानते हैं। अब शुगर का मतलब सिर्फ चीनी नहीं है, याद रखना, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं शर्करा। क्या होती है ये कार्बोहाइड्रेट्स, नाम में क्लियर है। सुनो, कार्बो का मतलब होता है कार्बन, हाइड्रेट्स का मतलब होता है वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, यही होता है, हाँ मैम, ठीक है। मैम काफी लोग बोलते हैं पानी ज्यादा पीने से पिंपल्स नहीं आते हैं, नैंसी बिल्कुल सही बात है, पानी आपके खून को साफ करता है, और जब खून में इंप्योरिटी ज्यादा होती है तब आपको पिंपल्स भी हो सकते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं नैंसी वो बात। साफ का मतलब ये खून में गंदगी है, नहीं, ज्यादा पानी पियोगे ज्यादा पेशाब बनेगा, पेशाब में टॉक्सिक चीजें बाहर हो जाएंगी, और जब टॉक्सिक चीजें बाहर जाएंगी अंदर कम रहेगी तो आपकी स्किन ग्लो करेगी, बिल्कुल सही कहते हैं। चलिए सुनो, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे अणु जो कार्बन प्लस हाइड्रेट शब्द का मतलब होता है हाइड्रेट रहो यानी पानी पीते रहो, हाइड्रेट का मतलब होता है बेटा H2O, जल। इसका मतलब मैम ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए हो। ये क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं बेटा, तत्व होते हैं। और आपने केमिस्ट्री पढ़ा है कि एलिमेंट्स जब आपस में जुड़ते हैं, तत्व आपस में जुड़ते हैं तो कंपाउंड्स बनते हैं, यौगिक बनते हैं। जी हाँ, तो बच्चों सुनो कि जब ये 3 एलिमेंट्स जुड़ते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो एक मॉलिक्यूल बनता है, और उस मॉलिक्यूल को, उस अणु को आप कार्बोहाइड्रेट, उसको शुगर, उसको शर्करा कहते हैं। जी मैम,
ठीक है, अब किस रेशियो में मिलाएं? तो बेटा 1:2:1 के रेशियो में मिलाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों मॉलिक्यूल, तीनों एलिमेंट्स हो और उनका अनुपात क्या होना चाहिए? 1:2:1 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूं C6H12O6, आप इसका रेशियो निकालोगे तो 1:2:1 निकलेगा। जी मैम, है ना? तो ये क्या है? तो बेटा ये एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट होगी, पक्का ये प्रकार की शुगर होगी। जी, ये शुगर होगी बेटा, है ना? आगे बात समझ में? जी मैम, तो कार्बोहाइड्रेट्स की सबसे बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? सबसे बेसिक परिभाषा है मैम, ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ हो और इन तीनों तत्वों का अनुपात 1:2:1 के रेशियो में होना चाहिए। जी हां, नेक्स्ट पॉइंट सुनो, ये कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं इनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अरे मैम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? बहुत बार सुना है बेटा। ऑर्गेनिक मतलब होता है जहां पे कार्बन हो। ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन होता है उसको हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं बेटा। अब मुझे बताओ कार्बोहाइड्रेट में कार्बन है तो आप क्या बोलोगे? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर मैंने आपसे बोल दिया NH3, ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है? बच्चों जिसके अंदर कार्बन होता है वो ऑर्गेनिक होता है और जिसके अंदर कार्बन नहीं होता है उसको इनऑर्गेनिक कहते हैं, अकार्बनिक कहते हैं। आपने पढ़ा होगा, आपने स्कूल में पढ़ा होगा, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, एक कार्बनिक रसायन विज्ञान होती है, एक अकार्बनिक रसायन विज्ञान होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है जिसमें कार्बन हो, कार्बन से बनी हो, और जिसमें कार्बन ना हो उसे इनऑर्गेनिक कहते हैं। बच्चों मुझे बताओ ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है? इसमें कार्बन नहीं है तो ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है मैम। जबकि मैं आपसे बोलूं कि CHCl3 ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है? आप बोलोगे मैम ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों है ऑर्गेनिक? क्योंकि इसमें कार्बन है मैम। आगे बात समझ में? तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर जो होती है वो ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक, आप क्या कहोगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर कार्बन है, कार्बन है। जी मैम, आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट सुनो, ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स, दोनों बात सेम है, लिख दो यहाँ पे। ये कैसे हैं? ये ऊर्जा देने वाले यौगिक हैं। हाँ जी बच्चों, बिल्कुल। आप कार्बोहाइड्रेट्स खाओगे तो आपके बॉडी में क्या निकलेगी? आपके बॉडी में उससे एनर्जी मिलेगी। जी मैम, एनर्जी मिलेगी। अब कितनी एनर्जी मिलती है? कुछ तो स्टैंडर्ड अमाउंट होगा ना मैम। जी सुनो, अगर आपने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाया, 1 ग्राम CC फॉर कार्बोहाइड्रेट, कार्बन नहीं है कार्बोहाइड्रेट, तो आपको 4.1 से लेकर 4.5 किलो कैलोरीज तक आपको एनर्जी मिल सकती है। जी ठीक है, हाँ जी। तो आप अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो इतना। अच्छा, कुछ किताब वाले 4.0 से लेकर 4.3 भी लिख देते हैं यहाँ पे। क्यों? ये डिपेंड करता है कौन सी कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो। हाँ, कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसी होती है जिनमें ज्यादा मात्रा में होती है एनर्जी, किसी किसी में कम होती है ना? तो आप ऑन स्टैंडर्ड वैल्यू आपको याद रखना है, 4 से 4.5 के बीच में केसीएल आपको एनर्जी मिल सकती है। जी मिल सकती है, इतनी एनर्जी आपकी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में होती है, याद रखेंगे। जी मैम, अब आओ नेक्स्ट पॉइंट पे। मैम कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स क्या है? क्या खाएं कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगी? सोर्सेस का मतलब होता है स्रोत। अरे हम क्या खाएं खाने में कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगी? चलिए आपको बताते हैं। आप जितने भी फ्रूट्स खाते हैं, कोई भी फ्रूट का नाम बोलो आप रैंडमली, जितने भी आप फल खाते हो उन सारे फलों में कार्बोहाइड्रेट्स होती है। ठीक है, आप जितने भी अनाज खाते हो बेटा, अनाज में आप कुछ भी बोल दो, आप अनाज में बाजरा बोल दो, गेहूं बोल दो, मक्का बोल दो, हाँ मैम, इनमें होती है कार्बोहाइड्रेट्स। अनाजों में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होती है, इसलिए हम रोटी खाते हैं, हम चावल खा लेते हैं, है ना? चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है, भर के होता है चावल में कार्बोहाइड्रेट, रोटी में होता है, ब्रेड में होता है। ठीक है, आप इसके बाद लिखेंगे आप जो वेजिटेबल्स खाते हैं, आप जो सब्जियां खाते हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट्स होती है। जी बिल्कुल होती है कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे आपने सुना होगा आलू में स्टार्च होता है, तो स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट है ना? तो सब्जियों में कार्बोहाइड्रेट होता है, बिल्कुल होता है। इसके बाद आप जितने भी ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, अब ड्राई फ्रूट्स में क्या होता है? बादाम, काजू, पिस्ता, इनमें भी आपके क्या होते हैं? इनमें भी क्या होते हैं बेटा? इसमें भी आपके कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। जी बिल्कुल होती है कार्बोहाइड्रेट्स। इसके अलावा आप दूध पीते होंगे तो दूध में भी क्या है? शुगर है। तो ये हम आप कहोगे मैम कार्बोहाइड्रेट्स के लिए मैं तो कुछ खाता ही नहीं हूं। अरे कैसे नहीं खाते हो? तुम दूध नहीं पीते हो, तुम क्या सब्जियां नहीं खाते हो, तुम क्या फल नहीं खाते हो, तुम क्या अनाज नहीं खाते हो? कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा हमें किससे मिलते हैं? तो बेटा आप बताओगे सबसे ज्यादा अनाजों से मिलते हैं। अब मैं आपको एक फोटो दिखाती हूं, उससे और अच्छे से समझ जाओ कि कार्बोहाइड्रेट्स के लिए आप क्या क्या खाते हो। ये दिख रहा है आपको बोर्ड पे? जी मैम, देखो आप ये सारे फ्रूट्स खाते होंगे तो इनके थ्रू आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाती है। ग्रीन अनाज, ये सारे अनाज है बेटा, इन अनाजों में से कुछ ना कुछ तो आप खाते ही होंगे। जी मैम, वेजिटेबल्स, इनमें से आप कुछ ना कुछ सब्जियां खाते ही होंगे। जी मैम, ड्राई फ्रूट्स, इनमें से आप कुछ ना कुछ खाते होंगे। जी मैम, और जितनी भी स्वीट्स खाते हो, जितनी भी मिठाई खाते हो, आप कोई भी चीज जो आपको खाने में मीठा लग रहा है उसमें कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट ज्यादा है। गुड़ खाते हो, चीनी खाते हो, शहद खाते हो, इनमें क्या है? मिठाइयां किससे बनती है? गुड़ से बनती है, चीनी से बनती है, शहद से बनती है, इनसे तो बनती होंगी। तो जितनी भी आप मिठाई खाते हो उन सब में क्या होता है बेटा? चॉकलेट्स, मिठाइयों में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो जो भी चीज आपको खाने में हल्का सा मीठापन का एहसास दे दे उसके अंदर क्या ज्यादा है? उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा है। अब यही तो आप सब लोग खाते होंगे एक दिन में। जी मैम, तो यही तो इनका सोर्सेस हो गया। तो लिख दो, कोई भी चीज जो खाने में स्वीट लगती है, स्वीट का मतलब जो मीठेपन का एहसास देती है, वो क्या होती है बेटा? मिठाइयों में भी कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा होती है। एक बच्चा कह रहा है मैम ज्यादा खाने से डायबिटीज हो जाता है। हाँ हाँ, रुकिए रुकिए, सब बताएंगे। और बेटा आप लिख सकते हो जैगरी, जैगरी का मतलब होता है गुड़, गुड़ में। और लिख दो आप हनी, शहद खा रहे हैं तो उसमें भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट। और आप लिख दीजिए आप शुगर, चीनी खा रहे हैं तो उसमें भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो कोई भी चीज जो चीनी से बनी है, गुड़ से बनी है, शहद से बनी है, सब्जियां हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, अनाज हो गए, अनाजों में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होती है। तो ये सारे सोर्सेज हैं बेटा, ये सारे सोर्सेज हैं, ये सारे स्रोत हैं जिनसे आपको कार्बोहाइड्रेट मिलती हैं। ठीक है जी मैम, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे सुनो बच्चों। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होती है ना, इसकी यूनिट क्या है? आपसे पूछेगा व्हाट इज द यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की इकाई किसको कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स की यूनिट कहलाती है सैकेराइड। सैकेराइड इज द यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सैकेराइड इज द यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। शर्कराओं की इकाई को हम सैकेराइड कहते हैं, या सैकेराइड्स एस लगा दो, या एक लिख रहे हो तो सैकेराइड एस हटा दो। ठीक है, सैकेराइड इज द यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यानी शर्कराओं की जो इकाई होती है, जो यूनिट होती है, उसको सैकेराइड कहते हैं हम। और इसी यूनिट के आधार पे कार्बोहाइड्रेट्स को 3 भागों में बांटते हैं। On the basis of saccharide units, carbohydrates are divided into 3 categories. ये saccharide unit कितनी होगी किस कार्बोहाइड्रेट में? इसके आधार पर हम कार्बोहाइड्रेट्स को 3 भागों में क्लासिफाई कर देते हैं। शर्कराओं को हम 3 भागों में बांट देते हैं। अब कौन कौन से भाग हैं वो सुनो। नंबर 1 पे आता है, उसको बोलते हैं हम मोनोसैकेराइड। मोनो लगा दो और आगे लिख दो सैकेराइड। मोनोसैकेराइड्स एस लगा दो, ज्यादा ही होती है, लिख सकते हो आप मोनोसैकेराइड्स, हिंदी में सेम नाम होगा बेटा, मोनोसैकेराइड्स। नंबर 2 पे आता है, उसको बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। नंबर 2 पे आता है, उसको बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स। और नंबर 3 पे आता है, उसको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड्स।
मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और नंबर 3 पे जो आता है उसको बोलते हैं हम पॉलीसैकेराइड्स। लिख दो, ये 3 तरीके की कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन है बेटा। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे मुझे, अरे मैम हमने तो पढ़ा है मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। कोई बात नहीं है बेटा, आपकी मैम आपका डाउट खत्म कर देंगे। मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड्स, ये किसका क्लासिफिकेशन है? ये कार्बोहाइड्रेट्स का, ये शर्कराओं का क्लासिफिकेशन है। जी मैम, चलो अब सुनो नेक्स्ट पॉइंट पे। क्या इन तीनों में एक कॉमन शब्द आ रहा है? क्या? सैकेराइड, सैकेराइड, सैकेराइड। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये तीनों कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये तीनों शर्कराएं हैं, और जो शर्कराएं होती है उनकी यूनिट क्या है? इकाई क्या है? सैकेराइड। और इसी सैकेराइड इकाई के आधार पे ही हमने शर्कराओं को 3 भागों में बांट दिया, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। चलिए सबसे पहले इनकी परिभाषा समझते हैं। आखिर मोनोसैकेराइड का मतलब क्या होता है? बच्चों जब भी कभी आप मोनो शब्द देखो, मोनो का मतलब होता है एक, सिंगल, सिंगल, ठीक है, एक या सिंगल। कहने का मतलब है ऐसी कार्बोहाइड्रेट्स जिनके अंदर सैकेराइड यूनिट एक हो, सिंगल हो, एक सैकेराइड यूनिट हो। ऐसी कार्बोहाइड्रेट्स जिनके अंदर कितनी सैकेराइड्स हो? एक हो, उसे मोनोसैकेराइड कहते हैं। जी मैम, जी मैम, आगे बात खत्म। जी मैम, अब ओलिगोसैकेराइड्स क्या होती हैं? एक से ज्यादा। अब एक से ज्यादा कितना होता है? 2 होता है। ऐसी कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें सैकेराइड्स की इकाई 2 से लेकर 9 के बीच में हो। एक से अधिक कितना होता है? 2 होता है। ऐसी कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें सैकेराइड इकाइयों की संख्या 2 से लेकर 9 तक हो, उसे हम ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझो, अगर 2 है तो आप उसे डाइसैकेराइड कह देते हो, अगर 2 सैकेराइड यूनिट है तो आप डाइसैकेराइड कह देते हो। केमिस्ट्री में 2 को डाई बोलते हैं। अगर 3 है तो क्या हो जाएगा? ट्राइसैकेराइड हो जाएगा। 4 है तो टेट्रासैकेराइड हो जाएगा। 5 है तो पेंटासैकेराइड हो जाएगा। 6 है तो हेक्सा, 7 है तो हेप्टा, 8 है तो ऑक्टा, 9 है तो नॉन सैकेराइड। ठीक है। अब मैम कुछ बुक्स वाले ऐसे क्यों लिख देते हैं कि मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड? बेटा सुनो, हम डेली लाइफ में कौन सी ओलिगोसैकेराइड सबसे ज्यादा काम में लेते हैं? डाइसैकेराइड। इसीलिए कुछ बुक्स वाले जब क्लासिफिकेशन लिखते हैं तो वो कर देते हैं मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। जबकि सही पढ़ना है तो आपको पढ़ना है मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड्स ऐसी कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं जिनमें सैकेराइड्स यूनिट की संख्या 2 से लेकर 9 के बीच में हो। अब जब 2 होती है तो उसे डाइसैकेराइड कह देते हैं। और डाइसैकेराइड को हम डेली लाइफ में यानी दैनिक जीवन में हम सबसे ज्यादा कौन सी सैकेराइड्स काम में लेते हैं? ये, इसलिए कुछ बुक्स वाले यहां लिख देते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? एक है तो ये है, 2 से 9 है तो ये है। ठीक है। अब आओ, 9 से ज्यादा कितना होता है? 10 होता है। हाँ जी मैम, ऐसी सैकेराइड्स, ऐसी कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें 10 से लेकर अनंत तक, इंफिनिटी तक सैकेराइड यूनिट्स हो, उन्हें हम पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। बच्चों पोली शब्द का मतलब होता है बहुत ज्यादा, हमेशा। ऐसी सैकेराइड्स जिनमें, ऐसी कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें सैकेराइड यूनिट्स बहुत ज्यादा हो। अच्छा, मिनिमम कितनी हो? 10। मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है? अनंत तक, इंफिनिटी तक कितनी भी हो सकती है, काउंट नहीं कर सकते। 100 भी हो सकती है, तो 100 10 से ऊपर है ना। हाँ जी मैम। तो आपसे एग्जामिनर पूछ ले क्या मोनोसैकेराइड्स में सैकेराइड यूनिट कितनी है? 1। ओलिगोसैकेराइड में 2 से लेकर 9 तक। डाई में कितनी? 2। ट्राई में कितनी? 3। टेट्रा में कितनी? 4। हम डेली लाइफ में कौन सी ओलिगोसैकेराइड ज्यादा खाते हैं? डाइसैकेराइड ज्यादा खाते हैं। और पॉलीसैकेराइड्स का मतलब क्या है? पॉलीसैकेराइड्स का मतलब हो गया जिनको हम जिनके अंदर बहुत ज्यादा सैकेराइड्स यूनिट हो। लेकिन क्राइटेरिया तो होगा कुछ ना कुछ। जी हाँ मैम, क्या क्राइटेरिया है? 10 से लेकर इंफिनिटी तक होनी चाहिए, मिनिमम 10 तो होनी चाहिए बेटा। अगर 10 से नीचे आई तो यहां आएगी। मुझे बताओ कि अगर मैं इनकी स्ट्रक्चर पढ़ना चाहूं तो सबसे आसान स्ट्रक्चर किसकी होगी? अरे भैया जिसमें एक सैकेराइड यूनिट होगा उसकी स्ट्रक्चर बहुत आसान है। जी मैम, तो इसीलिए हम मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स को बोलते हैं सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। ये सिंपलेस्ट शुगर होती है बेटा, ये सबसे सरल शर्करा होती है। एग्जाम में आता है, 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा इसमें से कौन सी एक सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है ना? ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं इनमें से स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स, जटिल स्ट्रक्चर किसका होगा? भैया जिसके में सैकेराइड्स यूनिट ज्यादा होंगे वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लेके बैठा होगा ना। जी मैम, तो पॉलीसैकेराइड्स को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। इनको हम जटिल स्ट्रक्चर कहते हैं, जटिल शर्कराओं के नाम से जानते हैं। हाँ जी मैम, हाँ जी मैम। ठीक है, तो एग्जाम में आ जाता है, एग्जाम में आ जाता है। आगे बात समझ में? जी मैम। चलिए अब हमें पढ़ना है मोनोसैकेराइड्स के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, डाइसैकेराइड्स के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, पॉलीसैकेराइड्स के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। बस यहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। चलिए फिर एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। एक ये क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा? जी मैम। आ जाइए, मोनोसैकेराइड्स कौन कौन सी होती है। एक नंबर पे हेडिंग डालेंगे मोनोसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स। अब मैं इसकी परिभाषा नहीं लिखूंगी, मोनोसैकेराइड्स सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, इनके अंदर एक ही सैकेराइड यूनिट होती है। ठीक है, अब मुझे ये बात बताने की जरूरत नहीं है। जी मैम, अब आ जाइए मोनोसैकेराइड्स, हम कौन कौन सी मोनोसैकेराइड्स खाते हैं? आप सब लोग खाते हैं एक दिन में। आइए अभी नाम लूंगी, आप सब कह दोगे। नंबर 1 पे आता है ग्लूकोज। अरे हाँ मैम, हम ग्लूकोज खाते हैं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम ग्लूकोज कब खाते हैं हम? चलिए अभी आपको बताएंगे, आप समझ जाओगे कब खाते हैं। नंबर 2 पे आप जो मोनोसैकेराइड खाते हो बेटा, उसका नाम होता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज, आप फ्रक्टोज भी खाते हो? जी बिल्कुल खाते हो आप फ्रक्टोज, बस आपको पता नहीं है। और नंबर 3 पे जो आप खाते हो उसको बोलते हैं गैलेक्टोज। हाँ, आप गैलेक्टोज भी खाते हो, बस आपको पता नहीं है, आपको जानकारी नहीं है बेटा। गैलेक्टोज। अब क्या है ग्लूकोज? ग्लूकोज कहां होता है? सबसे पहले सुनो, इन तीनों का फॉर्मूला एक ही होता है बेटा। क्या फॉर्मूला है? इसका भी फॉर्मूला है C6H12O6, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6, इसका भी फॉर्मूला है C6H12O6। अरे मैम तीनों का फॉर्मूला सेम है, फिर इनके नाम अलग अलग क्यों है? सुनो ध्यान से सुनना। केमिस्ट्री में एक शब्द होता है जिसको बोलते हैं आइसोमर्स। केमिस्ट्री में एक शब्द होता है जिसको बोलते हैं हम आइसोमर्स, और हिंदी में कहते हैं समावेवी। क्या होते हैं ये समावेवी? बेटा ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे यौगिक जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है। इन तीनों का आणविक सूत्र, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक जैसा है जो मैंने लिखा है वो, लेकिन जब आप इनकी स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो आपको अलग अलग दिखेगी। चलिए आपको दिखाते हैं, चलिए आपको दिखाते हैं इनकी स्ट्रक्चर कैसे अलग अलग है। देखो बेटा, ये मोनोसैकेराइड है, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला ये है, ये फ्रक्टोज का है, ये गैलेक्टोज का है। अब आप तीनों ध्यान से देखो, क्या इनकी स्ट्रक्चर एक जैसी है? नहीं है मैम। कैसे नहीं है मैम? कैसे नहीं है? देखो यहाँ पे OH लगा, यहाँ पे CH2OH लगा है, यहाँ पे CH2OH है। ठीक है, देखो कहीं पे यहाँ लिखा है CH2OH, कहीं पे यहाँ लिखा है, कहीं पे यहाँ लिखा है। इनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट है। और केमिस्ट्री में ऐसे कंपाउंड्स जिनके फॉर्मूले सेम हो लेकिन जिनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, उनको हम क्या नाम देते हैं? उनको हम आइसोमर्स नाम देते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले ग्लूकोज के आइसोमर का नाम बताओ,
इसका मतलब क्या पूछना चाह रहा है? इसका मतलब एग्जामिनर पूछना चाह रहा है ग्लूकोज के जैसा फॉर्मूला कौन लेके बैठा है? तो ग्लूकोज के जैसा फॉर्मूला फ्रक्टोज और गैलेक्टोज लेके बैठा है। आपसे पूछे फ्रक्टोज का आइसोमर बताओ तो ये और ये ऑप्शन में होंगे। आपसे पूछे गैलेक्टोज का आइसोमर बताओ तो ये और ये ऑप्शन में होंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? तो मैम जो मोनोसैकेराइड्स होती हैं उनका स्टैंडर्ड फॉर्मूला एक जैसा होता है, लेकिन मैम उनके स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो आपको डिफरेंट दिखती है, क्योंकि ये एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं, ये एक दूसरे के समायोगी होते हैं। हो गया पॉइंट क्लियर? जी मैम। अब आओ, ये ग्लूकोज जो है ये कहां होता है? ग्लूकोज बड़ा फेमस है बेटा, ये सबसे ज्यादा होता है जूसेस में। आप जितने भी जूस पीते हैं उन सब में ग्लूकोज है। अब मुझे बताओ जूस बनता किससे है? जूस बनता है फ्रूट से, फलों से। हाँ जी मैम, इसका मतलब फलों में क्या है? ग्लूकोज है। जी मैम। आप मेरे से पूछो ग्लूकोज सबसे ज्यादा किसमें होता है? अंगूर में होता है, इसीलिए हम इसको ग्रेप शुगर बोलते हैं, अंगूर वाली शर्करा कहते हैं बेटा इसको। हाँ, ग्लूकोज का नाम है अंगूर वाली शर्करा। जितने भी बेरीज आती है, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, इन सब में ग्लूकोज ज्यादा होता है। ठीक है, आगे बात समझ में? सेब में होता है ग्लूकोज, अंगूर में होता है ग्लूकोज। और आपने सुना होगा इन्हीं सबसे तो क्या बनती है? शराब बनती है। अंगूर को सड़ा के तो शराब बनी जाती है। हाँ, आपने सुना होगा ये जो बेरीज होती है, ब्लूबेरी, क्रैनबेरी है ना, इन सबको सड़ा के क्या बनाया जाता है? शराब, अल्कोहल बनाई जाती है, पीने वाली शराब। पीने वाली शराब पता है कैसे बनती है? इन सारी चीजों को, ये सारे फ्रूट से इनको सड़ाया जाता है, तो इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर ग्लूकोज होता है, और जब इनको सड़ाते हैं ऊपर से कंटेनर को बंद करके एकदम, तो यही ग्लूकोज इथेनॉल में, शराब में कन्वर्ट हो जाता है बेटा। आगे बात समझ में? जी मैम। और यही जो ग्लूकोज होता है वो हमारे ब्लड में होता है। ये बड़ा फेमस है किसके नाम से? ब्लड शुगर के नाम से, रक्त शर्करा के नाम से। जी मैम। हमारे खून में सबसे ज्यादा कौन सी शर्करा पाई जाती है? ग्लूकोज। इसीलिए हम ग्लूकोज को ब्लड शुगर के नाम से कहते हैं, इसीलिए हम ग्लूकोज को रक्त वाली शर्करा कहते हैं। और सुनिए, जब हमारे खून में यही ग्लूकोज ज्यादा होता है तो डायबिटीज हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है। इसलिए डॉक्टर कहता है मीठा खाना बंद कर दो। डायबिटीज में क्या कहते हैं? मीठा खाना। मीठे में क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट खाओगे ग्लूकोज बढ़ेगा, ग्लूकोज बढ़ेगा शुगर हो जाएगी। खैर छोड़िए, ये सब पढ़ाएंगे आपको सही समय आने पर, फिलहाल इतना सुनिए। अगर आपसे पूछ ले जूसेस, रसों में सबसे ज्यादा कौन सी शर्करा होती है? ग्लूकोज। हमारे खून में ब्लड शुगर तो किसको कहते हैं? ग्लूकोज को। और हमारी सेल्स के पास जो फ्यूल है, जिसको हम सेल्यूलर फ्यूल कहते हैं, जिसको हम कोशिकीय ईंधन कहते हैं। अरे बेटा, गाड़ी में अगर फ्यूल नहीं डालोगे, पेट्रोल डीजल नहीं डालोगे तो गाड़ी चलेगी क्या? नहीं ना, क्योंकि पेट्रोल और डीजल क्या है? फ्यूल है, ईंधन है। ईंधन जलता है तो गाड़ी का इंजन चलता है। हमारी सेल्स काम करती है एक दिन में, काम करने के लिए हमारी सेल्स को क्या चाहिए होता है? ईंधन, फ्यूल। और हमारी सेल्स के पास ये फ्यूल किसके रूप में होता है? ग्लूकोज के रूप में। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि जूसेस में सबसे ज्यादा क्या होता है? ग्लूकोज। अंगूर में, बेरीज में ज्यादा क्या होता है? ग्लूकोज। ब्लड शुगर किसको कहते हैं? ग्लूकोज को। सेलुलर फ्यूल, कोशिकीय ईंधन किसको कहते हैं? ग्लूकोज को। ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। ग्लूकोज में कितनी सैकेराइड यूनिट है? एक। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? ये बस। ठीक है जी मैम। आइए, फ्रक्टोज किसमें होता है? फ्रक्टोज सबसे ज्यादा पाया जाता है बेटा शुगर केन में। शुगर केन का मतलब होता है बेटा गन्ना। ये फेमस है गन्ने वाली शर्करा के नाम से। हाँ जी, गन्ने वाली शर्करा इसी को कहते हैं बेटा, गन्ने में यही होती है। अब आपको गन्ने से तो चीनी बनती है। हाँ भाई, मैं कब कह रही हूं नहीं बनती है चीनी, है ना? आप सुनिए, रोहित गुप्ता मैम, हम रिकॉर्डेड क्लासेस देखते हैं, बस आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपको थैंक्स बोलने के लिए आए हैं लाइव क्लास में। थैंक यू सो मच रोहित बेटा, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सुनो, फ्रक्टोज को ही कहा जाता है फ्रूट शुगर। फ्रूट शुगर फलों वाली शर्करा है बेटा ये। ठीक है, आप कहोगे मैम फलों में तो आपने पढ़ाया है अभी कि कौन सी ज्यादा होती है? ग्लूकोज। अरे मैंने कहा जूसेस में ज्यादा होती है ग्लूकोज। ऐसे फ्रूट्स जिनसे आप जूस बना के पीते हो उनमें ज्यादा होती है, और फलों में, बाकी फ्रूट्स में जिनके जूस नहीं बनते हो उसमें फ्रक्टोज ज्यादा होती है। और सुनो, फ्रक्टोज इज द नेचुरल स्वीटेस्ट शुगर। हाँ, इट इज द नेचुरल स्वीटेस्ट शुगर। यह सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है। अंडरलाइन कर लेना, एग्जाम में 50 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। लिख दो, यह सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है। बेटा नेचुरल शुगर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मुझे ये बताओ, जो नेचर ने दिया है, अरे जो मदर नेचर ने दिया है ना, जो हमें प्रकृति से मिला है। अब मुझे बताओ, गन्ना क्या है? प्रकृति से मिला हुआ है। फ्रूट क्या है? हमें नेचर ने दिया है। तो जितनी भी कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ाऊंगी उनमें सबसे मीठा कौन सा है? सबसे मीठा फ्रक्टोज होता है बेटा, याद रखना। ठीक है, आ जाओ, नेक्स्ट आता है गैलेक्टोज। ये गैलेक्टोज किसमें होता है? ये दूध में होता है, मिल्क में, दूध में होता है। अब आप मिल्क लिख दो या मिल्क प्रोडक्ट्स लिख दो। दूध या दूध से बने हुए उत्पादों में क्या पाया जाता है? गैलेक्टोज पाया जाता है। केशव वर्मा कह रहे कुछ और ही समझ रही थी आप। क्या बेटा मैं समझ नहीं पा रही, है ना? क्या कहना चाह रहे? तो हमारे एग्जाम के क्वेश्चन कैसे बने वो सुनो। एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा ग्लूकोज कौन से टाइप की शुगर है? मोनोसैकेराइड। फ्रक्टोज कौन सी है? गैलेक्टोज कौन सी है? एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी है? आपका आंसर ये रहा। एग्जामिनर पूछेगा गन्ने में सबसे ज्यादा, शुगर केन में, गन्ने में सबसे ज्यादा शर्करा कौन सी पाई जाती है? एग्जामिनर पूछेगा ब्लड शुगर किसको कहते हैं? एग्जामिनर पूछेगा सेलुलर फ्यूल, कोशिकीय ईंधन किसको कहते हैं? ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन। ये तीनों की तीनों होती है मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। मोनोसैकेराइड यानी कि जिसमें एक ही सैकेराइड यूनिट है, इन सब में एक ही सैकेराइड यूनिट है। ठीक है, चलिए आगे। आइए मैं आपको फिर से एक बार एक फोटो दिखा के आपको समझाती हूं। ये देखो बेटा क्या लिखा हुआ है। अच्छा, ये तो डाइसैकेराइड वाला। अच्छा, मोनोसैकेराइड मैंने लगाई नहीं था फोटो, कोई बात नहीं, फोटो से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको लिखवा तो दिया सब कुछ। हो गया जी मैम, ये तीन नेचुरल है। अच्छा, मैं आपको आर्टिफिशियल शुगर भी लिखवाऊंगी कुछ, जी आगे पढ़ाऊंगी आपको। आ जाइए, अब लिखते हैं 2 नंबर पे कौन सी शुगर आती है? 2 नंबर पे आता है मैम ह्यूमन सीमेन में भी फ्रक्टोज पाया जाता है। जी हाँ, लड़कों के शरीर से जो वीर्य निकलता है, सीमेन निकलता है, उसके अंदर फ्रक्टोज शुगर होती है। जी बिल्कुल होती है बेटा, बिल्कुल सही आपने बोला है। क्या वो तो हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको पढ़ाती हैं। आ जाइए नंबर 2 पे डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड, अब आपको अभी ओलिगोसैकेराइड क्यों नहीं लिख रहे हो? अरे अभी तो पढ़ाया मैंने कि हम जो सबसे ज्यादा डेली लाइफ में खाते हैं ओलिगोसैकेराइड्स, वो कौन से खाते हैं? वो डाइसैकेराइड्स खाते हैं, इसलिए ये लिख रही हूं मैं। ठीक है, हाँ जी मैम, डाइसैकेराइड्स। अब जो नाम से क्लियर है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें 2 सैकेराइड्स यूनिट्स हो, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनके अंदर 2 मोनोसैकेराइड्स हो। 2 मोनो जुड़ेंगे तो एक डाई बनेगा। ठीक है, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। जी मैम, 2 होनी चाहिए यहाँ पे। इससे पिछले में कितने थी? 1, 2 होनी चाहिए। अब देखो 2 है तो इनके एग्जांपल्स लिखो, बस एग्जाम में एग्जांपल थी, मैंने बेटा एग्जाम में एग्जांपल आते हैं। 3 एग्जांपल याद रखने हैं आपको। नंबर 1 पे आता है लैक्टोज। 1 नंबर पे कौन सी डाइसैकेराइड है? लैक्टोज। नंबर 2 पे आपको याद करना है माल्टोज। कभी ना कभी आपने इन सबके नाम सुन रखे हैं बेटा, यकीन मानो आप।
और नंबर 3 पे आपने सुना होगा सुक्रोज। जी बिल्कुल सुना है मैम हमने। ये तीनों कौन सी कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जांपल हैं? ये तीनों एग्जांपल हैं डाइसैकेराइड्स के। ये तीनों एग्जांपल हैं डाइसैकेराइड्स के। मैम मैंने इंटर में मैथ्स किया है, लेकिन आपके पढ़ाने की वजह से बीएससी बायो में एडमिशन ले लिया। अच्छा, अरे वाह, बहुत बढ़िया। अब बीएससी बायो में ये छाप के आना है आपको, थ्योरी में पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, पूरे में से पूरे केशव, है ना। सुनो, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, ये तीनों क्या होती हैं? ये तीनों डाइसैकेराइड्स होती हैं। इसका मतलब मैम ये तीनों 2 सैकेराइड यूनिट से बनी है, 2 मोनोसैकेराइड यूनिट से बनी है। जी हाँ, अब ये कैसे बनी है वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चे मैसेज कर रहे हैं हमारा रीजनिंग का टाइम हो गया, हमारा मैथ्स की क्लास का टाइम हो गया। कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, यहां से हम कल पढ़ेंगे। कल हम ये पढ़ेंगे, पॉलीसैकेराइड्स पढ़ेंगे, और उसके बाद हम प्रोटीन स्टार्ट कर लेंगे कल हम। हाँ भाई, टाइम हो गया। जी 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 भाई साहब, मालिक हो गया समय, मुझे पता है। ठीक है, चलो कल की क्लास में मिलते हैं बच्चों। और जब मैं ये चैप्टर करा दूंगी ना, आप पीवाईक्यूज लगाओगे ना, उस दिन आप अपनी मैडम को याद करोगे कि मैम हर एक क्वेश्चन क्लास में मिल रहा है, बाहर जाएगा ही नहीं एक भी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। जाइए नेक्स्ट क्लास में, आपकी क्लास है, आई कैन अंडरस्टैंड। आज वैसे मेरी क्लास 10 मिनट लेट स्टार्ट हुई, मुझे पढ़ाना 10 मिनट ज्यादा होता।